हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का 3 लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें आपने देखा होगा, अगर आप पहले दूसरे और तीसरे तीनों वीडियोस को देखे होंगे तो आपको ये लगा होगा कि लेवल जो क्वेश्चन की का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेवल बढ़ने का मतलब क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। बस क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है या कंफ्यूजिंग वर्ड का यूज कर लेता है, जहाँ पे जल्दी से दिमाग ना जाए स्टूडेंट्स का, तो गलती करें। ठीक है, और इन्हीं चीजों को थोड़ा ध्यान से ही हमें पढ़ने की जरूरत होती है और करने की जरूरत होती है। तो आज का जो है हमारा वो लेवल 4 है। इसका मतलब आप गेस कर सकते हैं कि थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग आयंस। को यहाँ पे Na2+, Cr2+, CO2+ एंड Fe3+ गिवन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज। तो बताना क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें फाइंड करो और उसके बाद उनको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज करो। देखिए यहाँ पे ये बढ़िया सा क्वेश्चन कर दिया है, कठिन नहीं है। बस क्या है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको काम ज्यादा करना है। आसान है, चलिए देखते हैं। अगर निकिल की बात करोगे तो आप लिखते हो 3D8 4s2, लेकिन 2 प्लस है तो डायरेक्टली आप 3D8 लिख सकते हो। बोलो, यहाँ पे 2 प्लस लगा देते हैं। अगर Cr2+ की बात करें तो इसमें देखो 24 होता है, आप लिखते हो 3D5 एंड 4s1, तो 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, फिर 3D5 से एक निकाल दो, 3D4 बच जाएगा। कोबाल्ट 2+ है आपका, यहाँ पे क्या करते हो आप, 3D7 एंड 4s2, तो s2 का हटा दो दोनों यहाँ पे, तो 3D7 मिल जाएगा आपको। एंड Fe++, यहाँ पे लिखते हो आप 3D6 एंड 4s2, तो 4s2 का दोनों हटाओ, एक d से हटाओ, तभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, तो ये D5 आ जाएगा। इसमें अगर आपको बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसमें डी में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 प्लस करके लिखो आप, तो यहाँ पे 3 है, 5+3 लिख दो। इसको आप क्या करोगे, तो 4 है तो 4 डायरेक्टली हो जाएगा आपका। ये 7 है तो 5+2 लिख दो, ये 5 है तो 5 लिख दो। अभी देखो यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचाना है ना, तो इनका डिफरेंस ले लो, 5 - 3 यानी 2 आ जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। अभी देखो Na2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cr2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, CO2+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि दो वाले को रखोगे यानी फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद 3 यहाँ पे है यानी कोबाल्ट, यानी कि 3 हो जाएगा फर्स्ट, 3, देन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 आ जाएगा, एंड देन आपका आ जाएगा 5 4, तो आई एम सॉरी 4 यहाँ पे लिखना था। तो 1 3 2 4 सीक्वेंस बन जाएगा, ये तो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 1 3 2 4 यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। बस क्या है कि जब 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 बात आती है ना कि लेवल बढ़ गया, डिफिकल्टी लेवल, तो डिफिकल्टी लेवल दो तरीके से बढ़ता है, क्वेश्चन लेंथी कर देते हैं और लैंग्वेज को थोड़ा सा कठिन कर लेते हैं, बस इतना ही होता है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द डी ऑर्बिटल्स आर हैविंग, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं आपके पास। 4 lobes एंड 1 node, 4 lobes एंड 2 nodes, opposite lobes are having opposite signs and opposite lobes are having same signs। तो आप यूं समझ लीजिए कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप डी की बात करोगे तो डी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक, और ये आपके रिप्रेजेंट करता है एंगुलर नोड को। ठीक है, इसका मतलब कि नोड आपके दो होंगे, ये वाला पॉइंट सही होगा, 1 नोड वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें 1 2 3 4 लोब्स दिख गए, तो 4 लोब्स 2 नोड्स की बात यहाँ पे सही हो गई। अब उसके बाद इन दोनों की जो सिंबल है वो सेम होगा और इन दोनों का सेम होगा, यानी दो का
एक सेम होगा और 2 का एक सेम होगा, और इन दोनों का अगर इससे बात करें इसकी, तो ये अपोजिट बन जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं अपोजिट लोब्स आर हैविंग सेम साइन, ये आपका बन जाएगा, यानी कि ये सही हुआ। तो ये 2 और 4 आपका कहाँ पे है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द, यानी कि Fe2 प्लस के में जो डी इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल नहीं है, p इलेक्ट्रॉन्स इन Ne एंड s इलेक्ट्रॉन्स इन Mg, d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस। देखो, इसको पढ़ रहे थे तो लग रहा था क्वेश्चन इजी होगा, बट जैसे ही इसको दिया ना, तो एक सेकंड के लिए लगा होगा, सबको नहीं बट कुछ लोगों के लिए, जिनको लग रहा होगा कि हाँ लेवल बढ़ रहा है, तो क्या अरे ये तो कठिन सा क्वेश्चन है। नहीं भाई, कठिन नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़ो ना, काम करना पड़ेगा थोड़ा सा बस। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस, तो इसमें अगर डी इलेक्ट्रॉन की बात करोगे Fe2 प्लस में, तो आप लिखते हो D6। बोलो भाई, यानी यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, बस काम हो गया। इसमें आओ एनी में, इसको लिखते क्या हो आप, 1s2, मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, 2s2 2p6। कुछ अब p इलेक्ट्रॉन्स इन एनी, नियॉन में जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, यानी इसके इक्वल है। तो भाई यहाँ पे तो इक्वल है, आपको बताना था नॉट इक्वल, ध्यान से देखिए। फिर इसमें आ जाओ mg में, तो mg में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। बोलो, यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ए 1s 2s और 3s, यहाँ पे 3 टाइप के s हैं, और इसमें 1 2 3 कुल मिला के 6s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये भी इक्वल हो गया। इस पे आओगे Fe की बात करोगे, तो Fe में आप कहोगे ये हो जाएगा आर्गन एंड 3d6 4s2 बाई d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe। तो बात तो ये भी सही है, d में जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इक्वल ही है, तो ये भी इक्वल हो गया। तो 3 इक्वल हो गया, तो चौथा आप वैसे ही कह सकते हो कि अब आंसर बन जाएगा हमारा। बट फिर भी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 होता है, बट एक निगेटिव लग गया, माने कि 6 हो गया ये, क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखो, p में यहाँ पे 6 और p में यहाँ पे 6 टोटल बन जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे p सब p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जबकि और सब जगह 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। इसका मतलब डी ऑप्शन है जो ये इसमें डी ऑप्शन जो है, यानी p इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस इज नॉट इक्वल टू द d इलेक्ट्रॉन इन Fe2। फाइन, हमारा जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। ठीक, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, मजा आया होगा आप लोगों को। भाई एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द wavelength associated with a golf ball weighing 200 gram and moving with a speed of 5 meter per hour is of the order। भाई देखो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन mb। ठीक, यहाँ पे b देखो दिया है 5 मीटर पर आवर, आवर को सेकंड में बदलो ना, मीटर पर सेकंड तभी काम बनेगा। तो 60 इंटू 60 सेकंड कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड के बन जाएगा। चलो, लैम्डा इज इक्वल टू एच को 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड कर सकते हैं हम, अपॉन में आएगा m की वैल्यू, यहाँ पे देखो वेट कितना गिवन है 200, और ग्राम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 kg लिख सकते हैं इसको। एंड देन द v इज हेयर 5 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड के हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो इसको, लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डर हमें नियरली बताना है,
ठीक, तो 2 0 से 2 0 इसके कैंसिल कर दो आप, इसको 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 36 भेज दो ऊपर, तो 6.6 इंटू 36 और ये बन जाएगा आपका इंटू 10 to the power -34। देखो 5 2 जा 10 का मतलब एक यहाँ पे कम कर देगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू ये आपका बनने वाला है ये 10 to the power -32 बन जाएगा और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 36 तिया 108 होता है, तो ये 216 हो जाएगा, 216 के 6 यानी कि 21 बन जाएगा। फिर से इसमें 216 कर दो, यानी कि 732 बन जाएगा आपका, मीन्स 2376 और 1 डिजिट पे डेसिमल लगा दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अभी आप देखो यहाँ पे इसको अगर आप 2.376 करो तो ये आपका बन जाएगा 10 to the power -30, ठीक है। हमने डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट साइड में मूव करवा दिया, तो यहाँ पे पावर पे हमने ऐड कर दिया, ठीक, तो +2 ऐड किया तो ये -30। हमें बताना था किस ऑर्डर का होगा, माने कि 10 to the power जो लगी होगी वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कठिन नहीं था, बस एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना था, और उसके बाद जब आपने लास्ट में किया तो थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे ध्यान देने की, बस आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी इसको नहीं भी करते तब भी अप्रोक्सीमेट यही आंसर बन रहा था, तो आप इसको करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर फॉर एन शेल, मीन्स कि एन सेल के लिए क्वांटम नंबर्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा भाई ये तो बहुत बड़ा है, बट आप ध्यान से देखो ना, देखो एन यानी के एल एम एन, एन में आओ तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो के लिए 1 हो जाएगा, एल के लिए 2 हो जाएगा, एम के लिए 3 हो जाएगा, एन के लिए 4 हो जाएगा। और 4 में अगर आप सबसेल की बात करो तो एस पी डी और एफ, कि मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे स्टेप से अपने दिमाग को बढ़ाओ ताकि थिंकिंग प्रोसेस आपकी बढ़िया बने, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ सेल में चारों सबसेल आ जाएंगे, इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1, इसमें कितने होंगे 3, इसमें कितने होंगे 5 और इसमें कितने होंगे 7, ठीक। ये एस पी डी एफ जो होगा ये बता देगा आपके एल की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको पता चल गई, एल की वैल्यू पता चल गई। अब यहां से आपके बन जाएंगे एम के वैल्यू, अब जितने आपके ऑर्बिटल्स होंगे एम की वैल्यू उतनी हो जाएगी, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो 2 हो जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ पे 7 2 जा 14। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे एन सेल में, ठीक, एक लाइन में बस अब सुनना ध्यान से, एन सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे क्वांटम नंबर के। अब देखो ये एक स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते थे आप, सेल के अकॉर्डिंग चले तो जो आप निकालते हो एन स्क्वायर, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। जरा देखो 2 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 32। अच्छा इसको भी ऐड कर लो तो 14 6 20 10 30 2 32 आने वाला है, इसका मतलब टोटल 32 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि एक लाइन में ही ये क्वेश्चन है, मगर इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए, एकदम बेसिक से है, यहाँ से भी बताते तब भी बेसिक हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल हो गया, कैसे कैसे चीजें हुई हम यहाँ से इसको बना भी सकते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। इफ द ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, the expected third ionization energy of lithium atom is। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिया क्यों गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई। क्योंकि ये जो थर्ड दिया ना, यहाँ से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ दूसरा आंसर लगा। चलिए, द एक्सपेक्टेड थर्ड, थर्ड का मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए ये है, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि Li2+ की बात कर रहा है। तो जब Li2+ की बात करेगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जनरली लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, जल्दबाजी में जब पढ़ेंगे तो थर्ड का मतलब n इज इक्वल टू 3 कर देंगे। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 3 करेंगे वैसे वो पहला आंसर लगा देंगे। बस केवल यही टेक्निकल पॉइंट है इसमें। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Li2+ की, तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा Z²/n²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13.6 गिवन है Z², यानी Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, 3 है, 3 3 जा 9। कौन यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, मींस इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स व्हाई D इज द करेक्ट ऑप्शन। बस केवल इतना ध्यान देना था कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहने वाली है, 3 नहीं रहने वाली है। ठीक, क्योंकि 3 हो जाती है अगर, तो आपका आंसर देखिए अपॉन में यहाँ पे 3² हो जाता, फिर आपका सॉरी ए मैंने बोल दिया था, ए नहीं बी ऑप्शन पे चला जाता है, यानी कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी आंसर बनेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एन ऑर्बिटल दैट हैज नो रेडियल नोड्स एंड हैज 2 एंगुलर नोड्स। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है भाई। यहाँ पे 2 एंगुलर नोड्स हैं और कोई भी रेडियल नोड नहीं है। फटाक से आप करोगे अरे 3s में यहाँ पे तो L इज इक्वल टू 0 एंड फिर क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 है, n-1 ये आपका आ जाएगा 2। भाई 2 और 0 आ गया, 0 रेडियल 2 एंगुलर, फटाक से कर दोगे भैया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कभी इधर का उधर याद आ गया जल्दबाजी में। रेडियल नोड नहीं, ये L इज इक्वल टू 0, ये तो एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट करता है। इसने कहा कि 2 एंगुलर नोड है, यानी L इज इक्वल टू 0 है, आई एम सॉरी, L इज इक्वल टू 0 नहीं 2 है। ठीक, और नो रेडियल नोड, अब देखो आप, टोटल नोड होते हैं n-1। अब अगर हम टोटल नोड की बात करें तो n-1 जो हमारा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब जब ये 0 आ जाएगा, रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, सॉरी रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, तो n-l-1 0 होना चाहिए। तो n-l की वैल्यू 2 रख दो, -1 रख दो। ये 0 कब आएगा, जब आपका n इज इक्वल टू क्या बने, 3 बने। तो देखिए n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2, ये कॉम्बिनेशन आपको कब देखने को मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 लिख दो, और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए होती है, यानी कि 3d। अगर यही क्वेश्चन कह देता एन ऑर्बिटल दैट हैज 2 रेडियल नोड्स एंड नो एंगुलर नोड्स, तब आपका ए आंसर बन जाए। ठीक, चलिए अभी क्या होगा, अभी आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। Which of the following is incorrect about the de Broglie relationship? तो ये काफी इजी है, डायरेक्ट आपको बताना है, लेकिन इसमें कभी कभी कंफ्यूजन थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला है, इनकरेक्ट कौन सा, यानी 3 करेक्ट है, कोई एक इनकरेक्ट होगा, यानी कि 3 फॉर्मेट में गिवन होगा, तो वो थोड़ा सा हमें याद रखने की जरूरत होती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी को इस साइड भेज दोगे तो आपको आ जाएगा एस इज इक्वल टू पी इंटू लैम्डा, यानी फर्स्ट वाला जो है ये हमारा सही है। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मीन्स एच बाई वी को यही रोको, इज इक्वल टू एम इंटू लैम्डा कर दो, ये दूसरा वाला भी हमारा सही हो जाता है। बाकी दोनों काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिए हैं, एक काम कर देते हैं हम,
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। डायरेक्ट भी अगर हम लोग देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन अंडर रूट टू एम के, जहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। के को इस साइड में भेजोगे तो अगर ये रूट हटेगा तो इस साइड में आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर और इंटू 1/2 m बन जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर लगा है इसका मतलब एच स्क्वायर बाई लैम्डा का स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 2/m। डी हमारा ऑप्शन भी सही होगा। इसका मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली बेब इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों सही हो सकते हैं। हमें बताना था कौन सा सही नहीं है यानी इनकरेक्ट, यानी कि सी वाला पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। मींस हमारा आंसर जो है वो सी बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज मास इज 10 टाइम्स इट्स रेस्ट मास इज। बढ़िया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अभी क्या है कि इसमें आपका रेस्ट मास जो है, इसमें क्या गिवन है, द whose 10 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। तो इसका जो मास है वो रेस्ट मास का 10 टाइम्स है। रेस्ट मास को हम जनरली क्या करते हैं, m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसका मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ m0। ठीक, तो अभी देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है, m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। इस m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 m0 रख सकते हैं। m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दो तो 1 - v² बाई सी स्क्वायर, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/10 में आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। स्क्वायर हमने किया, ये रूट हटा दिया। अभी इसको लेके आओ इस साइड में, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या बन जाएगा, b² अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 - 1 यानी 99/100 बनेगा। ठीक है, तो b² इज इक्वल टू 99/100 इंटू सी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, b² इज इक्वल टू, ये अब चलो b इज इक्वल टू तो अंडर रूट लगा देते हैं इधर, ये हो जाएगा आपका 99 इंटू सी स्क्वायर यानी 3 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 और अपॉन में ये आपका हो जाएगा 100। ये b इज इक्वल टू निकल के आया। ये देखिए b इज इक्वल टू आपका बनने क्या वाला है, इसको ऊपर भेजिए तो पावर में आ जाएगा आपका ना, ये 9 9 जा 81 89 ये हुआ आपका, और फिर इंटू 10⁻14 के बन जाएगा। ठीक, b इज इक्वल टू, इसको हम 8.91 इंटू 10⁻16 लिख सकते हैं, और ये आपका 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर निकालोगे 2 पॉइंट समथिंग, 3 3 तो 9 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। तो देखो अभी आप ध्यान से देखो, ये है 4 पॉइंट समथिंग, ये तो 9 से कम है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये 3.3 है, यानी ये भी 9 से ज्यादा होने पे ही स्क्वायर रूट निकल के आएगा। ये स्क्वायर रूट लगा है यहाँ पे, मैं भूल गया लगाना। इसका मतलब आपका 2.98 नियरली 3 के आसपास, और ये पावर में देखो ये 16 है तो बाहर आके 8 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ पे आप करोगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा, तो थोड़ा जितनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है करो, उसके बाद थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे चले जाओ, आंसर लगा दो। अच्छा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन 100% और पहले ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे वो थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे बनोगे तो 3 × 10⁸ और वो 9 मीटर पर सेकेंड का आ जाएगा, तो यहाँ भी हमारा आंसर ये नहीं बनेगा, क्योंकि 3 माने कि 9 के एग्जैक्ट इक्वल, बट ये 8.91 है। ठीक, तो चारों ऑप्शन में
हम देखेंगे तो हमारा आंसर पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन, और ये आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया है, 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। Which of the following figure represents the 3s atomic orbital is? 3s के लिए बात करो भाई, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए जो रेडियल नोड है ना, रेडियल नोड, वो आपका हो जाएगा 3 - 1। ये टोटल नोड की बात कर लेते हैं, 3 - 1 और ये 2 क्या हो जाएगा। इसमें L इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए रेडियल नोड ही इसमें होगा, यानी कि 2 होगा। तो जितने रेडियल नोड्स होंगे ना, उतनी बार यहाँ पे आपको कट पॉइंट मिलना चाहिए। इसमें मिला नहीं मिला, इसमें मिला नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, यहाँ पे एक बार ये कट पॉइंट मिला, और ये मतलब ये बहुत इजी तरीके से एकदम सिंपली हम समझ सकते हैं इसको, ठीक। और आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। तो अभी आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आज लेवल 4 में मिले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने तक ही जरूरत है। इससे ऊपर आपको किसी भी जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो या फिर यूपी पीजीटी का हो, ठीक। बाकी तो एलटी ग्रेड और टीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनसे थोड़ा सा प्लस ही क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इतने के लिए, यानी कि इन क्वेश्चंस में आपका काम हो जाएगा इतने लेवल तक, इससे ज्यादा लेवल क्वेश्चन का नहीं पड़ेगा। अभी आपको देखना ये है कि आज जिस जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चन कम समझ में आया हो, थोड़ा सा कठिन लगा हो, यानी उस टॉपिक को आप क्या करिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए फिर से एक बार। आप 10+2 यानी कि 12th की बुक से नहीं पढ़िए, 12th की बुक में उतना डिटेल में चीजें नहीं गिवन होंगी। अब समझिए क्या होता है, उसने टॉपिक आप इन दोनों ही एग्जाम में देखो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे यूपी पीजीटी का हो, केबीएस का हो, एनवीएस का हो, कहीं का भी हो, उसमें कहता है भाई हम सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस आपको 10+2 का ही दिखेगा, जो यहाँ पे सिलेबस है वही सिलेबस आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। बट क्वेश्चन वहां कैसे बढ़ जाते हैं भाई, उसने कहा सिलेबस तो सेम है, बट जो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो बढ़िया डेप्थ में पूछने वाले हैं। तो इसका मतलब वो टॉपिक जो आपने 9th में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th से शुरू हो गया, आपने 11th में भी पढ़ा, आप उसे ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे, ठीक। तो क्या सब जगह सेम रहेगा, टॉपिक सेम है, बट क्वेश्चन का जो इसके अंदर चीजें हैं वो ज्यादा गहराई में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। तो आपको वहां पे अच्छे से आना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे 100% सॉल्व होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोग पढ़ते रहिए।